नाम क्या है इसका? भारत शासन अधिनियम 1947। आपने पहला लाइन लिखा है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज क्लेमेंट इटली। इटली नाम था, इटली। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक थे क्लेमेंट इटली, ये लेबर पार्टी के नेता थे। ब्रिटेन में भी कई पार्टियां चुनाव लड़ती थी, उनमें से लेबर पार्टी, लेबर नाम की एक पार्टी थी, उस पार्टी के नेता थे। जब ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम चुनाव पर ही क्लेमेंट इटली ने घोषणा कर दिया था कि अगर मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी दूंगा। अच्छा, ऐसा घोषणा करके क्या इटली को फ़ायदा हुआ होगा चुनाव में? क्या ऐसा घोषणा करके फ़ायदा हुआ होगा? श्योर फ़ायदा होगा। ट्रंप ने भी तो घोषणा किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो अफ़गानिस्तान से और जो ईरान से हमारे सैनिक हैं उनको हम वापस बुला लेंगे। इससे फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो, इस समय अगर ब्रिटेन का सैनिक भारत में है, भारत में पड़ा हुआ है, और भारत में 1857 जैसा विद्रोह महात्मा गांधी नेतृत्व करे इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, अंग्रेज़ों की जान वैसी ही अटकी हुई है कि कब कौन गोली मार के चला जाए किसी को भरोसा नहीं। वे क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं ना, ये कोई टाइम अच्छा खासा थोड़ी ना था कि बैठ के राज करो। इसमें बहुत तीव्र आंदोलन हो रहे थे और सभी नेता लगभग उग्र स्वभाव में आ गए थे कि हमको आज़ादी चाहिए हर हाल पे, पूर्ण संप्रभु राष्ट्र चाहिए। तो इस टाइम पर जो ब्रिटेन के लोग इंडिया में वायसराय या पुलिस थे या मेजर जो भी थे, किसी भी पोस्ट पे थे, उन सब के परिवार भी यहाँ थे और कुछ परिवार उनके ब्रिटेन में थे। तो वो हमेशा डरे रहते थे कि कब कहाँ हमला हो जाए, कैसी दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, किसी को भरोसा नहीं रहता था कि जिएंगे या मरेंगे। तो जब क्लेमेंट इटली ने घोषणा किया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ब्रिटेन के सारे सैनिक वापस चले जाएंगे, यही तो हुआ ना। तो वहाँ के लोग बड़े खुश हुए और चुनाव में क्लेमेंट इटली जीत भी गए। घोषणा किया, चुनाव हुआ, जीत गया और ये बन गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद इन्होंने पहला विधेयक जो पारित किया था वो यही था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की भारत को हम आज़ाद करेंगे। लेकिन अब भारत को आज़ाद करने का मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि जैसे आए थे कब्जा किए और इतने दिन राज किया वैसे छोड़ के चले जाओगे। एक देश बना के जाना होगा ना। तो अब देश बनेगा तो उसका संविधान बनेगा, उसके नियम कानून बनेंगे, कैसे देश चलेगा, कैसे लोग चलेंगे, सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। पहले राजा रजवाड़े वो व्यवस्था देख लिया करते थे, न्याय की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था सब देखते थे। अब इनको करना पड़ेगा और ये अगर जाएंगे तो हमको करना पड़ेगा। तो या तो अंग्रेज़ हमारे लिए कानून बनाए या हम कानून बनाए। तो एक बार अंग्रेज़ों ने भेजा था साइमन कमीशन आयोग, इसीलिए कि भारत में कैसा संविधान होगा उसका एक ब्यौरा जाके उनको बताओ। और साइमन कमीशन जब भारत आया था तभी उसका लाला लाजपत राय ने विरोध किया, बहुत जोर से विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उस पूरी कमेटी में साइमन के साथ जो लोग थे वो सब गोरे थे, कोई अंग्रेज़ के अलावा भारतीय नहीं था। तो वहाँ विरोध किया गया कि हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए कानून बने और भारतीय उसमें हो ही ना, ये कैसे हो सकता है, इसलिए हम मानेंगे नहीं क्योंकि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं है। कानून बन रहा है, किसान उसमें। हाँ, अब यही हो रहा है किसान आंदोलन में भी कि किसान का कानून बने और किसान का कोई नेता ही ना हो आंदोलन में, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे विरोध हुआ था, इसीलिए जो ये क्लेमेंट इटली थे इनका विचार यही था कि ऐसा है कि मैं ब्रिटेन से किसी को नहीं भेजूँगा कि जाओ भारतीयों के लिए कानून बनाओ, हम भारत में ही कुछ ऐसी व्यवस्था डिजाइन करवा देते हैं जिससे भारतीय अपना कानून स्वतः ही बना ले। तो इन्होंने आज़ादी दिया और आज़ादी के साथ साथ प्रोविज़न भी ये रखा कि भारत में एक संविधान सभा बिठाई जाए, पहले चुनाव हो, चुनाव के बाद एक संविधान सभा बनेगी। उस संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे वो जनता के प्रतिनिधि होंगे, चुन के आएंगे और वही प्रतिनिधि सेलेक्ट किए जाएंगे संविधान निर्माण के लिए। तो उसमें से जितने लोग आएंगे उनमें से जो वरिष्ठ लोग होंगे उन्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में डाल दिया जाएगा। इससे ये होगा कि भारत के एकदम बिल्कुल निचले पायदान पर रहे हुए व्यक्ति का भी समर्थन रहेगा संविधान के पक्ष में, क्योंकि उसने वोट देकर इनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो एक संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा में सदस्य होंगे और वह संविधान सभा भारतीयों के लिए कैसा कानून बनेगा, कैसा संविधान बनेगा उस पर विस्तृत चर्चा करेगी और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी और उसको पूरा होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगेंगे। कितना खर्चा बैठेगा वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया और इसमें घोषणा किसने किया था? क्लेमेंट इटली ने। और लेबर पार्टी को माना जाता था कि ये
मजदूर वर्ग के ज़्यादा हितैषी है और भारत में भी अधिकतम वर्ग मजदूर ही वर्ग था, तो इसलिए इसको ज़्यादा समर्थन मिला और ये भारत के भी समर्थन में रहे और अपने वादे के मुताबिक इन्होंने ये अधिनियम पारित भी किया। 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन क्या हुआ, समाप्त, क्योंकि ये विधेयक पारित हो गया और विधेयक पारित होते ही ब्रिटेन का शासन यहाँ से समाप्त हो गया। अब शासन किसके हाथ में जाएगा, सीधा भारतीयों के हाथ में, और वही संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी उसी संविधान के अनुसार अब देश चलेगा, जो कि पहले ही बन चुका है। अभी उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इस अधिनियम का मुस्लिम लीग ने क्या किया, विरोध किया। इसने विरोध किया और विभाजन की मांग की, क्योंकि पूरे चुनाव में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में केवल 79 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, बाकी सारी सीटें किसको मिल गई, कांग्रेस को। तो जो संविधान सभा में बहुमत था वो कांग्रेस के पक्ष में था, मुस्लिम लीग उसमें एक माइनॉरिटी पार्टी के रूप में बच गई। अब जिन्ना ने पता नहीं क्या सोचा, नेहरू ने क्या सोचा, क्या हुआ क्या, वो तो हम लोग नहीं जानते, उस समय की देशकाल परिस्थिति जाने, बट इतना हम लोग समझ सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि जब ऐसा हुआ तो जिन्ना ने एक कमेंट किया मीडिया में आकर के, उन्होंने कहा कि जो ये संविधान सभा बन रही है ये हिंदुओं की है, इसमें मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम इसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। इसमें जो ज़्यादातर लोग होंगे अधिकतर हिंदू ही होंगे, इसलिए संविधान हिंदुओं के पक्ष में ही होगा, इसमें मुस्लिमों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए इस देश का बंटवारा किया जाए और हमें अलग से संविधान निर्माण की एक व्यवस्था बना के दी जाए, हम अपना अलग देश बनाएंगे, अपने लिए विधान बनाएंगे। महात्मा गांधी जी ने बहुत समझाया, जिन्ना के साथ मीटिंग भी हुई। महात्मा गांधी ने कहा जिन्ना आप बन जाओ भारत के प्रधानमंत्री और जैसा कानून बनाना चाहते हो वैसा कानून बनाओ। जिन्ना ने कहा नहीं, हम इस पे विश्वास नहीं करते, और एक पश्चिम बंगाल में जाके उसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और उसमें घोषणा किया कि हम महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों में जरा सा भी विश्वास नहीं करते, हमें अधिकार छीन कर लेने पड़ेंगे, इसलिए घरों से बाहर निकलिए, तलवार उठाइए और दिखा दीजिए अपनी ताकत। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। और उस आंदोलन के बाद बहुत दंगे हुए इस देश में, लाखों लोग मारे गए और गांधी जी भी परेशान हो गए कि इस आंदोलन को शांत कैसे किया जाए। तो गांधी के पास एक ही हथियार था, आमरण अनशन। लोग प्रेम करते थे, मानते थे, इसलिए अनशन पे बैठते, लोग अपने आप बंद हो जाते। तो महात्मा गांधी जी पश्चिम बंगाल चले गए, वहाँ पे कलकत्ता में दंगे हो रहे थे, उन दंगों को शांत करवाने लगे, वहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए। तो वहाँ मतलब सारे समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और फिर उस आंदोलन को ख़त्म किया, शांत करवाया। और तब तक इधर दिल्ली में माउंटबेटन ने रात के 12 बजे घोषणा कर दी कि ये देश का क्या होगा, विभाजन होगा। और महात्मा गांधी जब सुने तो बड़े आश्चर्यचकित रहे। वैसे महात्मा गांधी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग मानने को तैयार ही नहीं थी कि हम भारत के संविधान के साथ रहेंगे। तो जिन्ना के इस घोर विरोध के कारण इस देश के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। और इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ, इतने लाख लोगों को जाना और आना, बीच में कोई ढेला भी मार दे तो मार लो सारे, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा माहौल बन गया था कि रास्ते मारो चलने दो, ऐसा मतलब ऐसा माहौल था कि बस केवल मार काट यही। क्योंकि ये जो विद्वेष की भावना यहाँ आग लगाए थे उसका तो भुगतान होना ही था सबके लिए, बहुत नुकसान हुआ था। 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने कहा, जब जिन्ना ने विरोध किया मुस्लिम लीग ने, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप 1946 वाले संविधान को मानो चाहे ना मानो, ये आपकी मर्जी है। अब ये संविधान तो चलेगा, जो मानेगा वो संविधान के अधीन रहेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। ऐसा करने से बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे राजा रजवाड़े और नवाब भी तन गए, आहा अब हम भी नहीं आएंगे भारत के संविधान के साथ, हम अपना अलग संविधान, अपना नियम विधान कानून सेना सब अलग रखेंगे। वैसे में 3-4 रियासतें अलग भी हो गई, बाकी सबको सरदार पटेल ने समझा बुझा के एक साथ कर लिया, लेकिन 3-4 रियासतें थी जो अडिग रही और वो भारत में विलय नहीं किए। तब उन पे कार्रवाई की गई, सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाए गए, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ सैनिक कार्रवाई से मिलाए गए। और जम्मू कश्मीर को राजा हरी सिंह ने खुद विलय किया था करके, डर के मारे, क्योंकि अगर वो भारत में ना विलय करते तो पाकिस्तान कब्जा कर लेता, क्योंकि कबीले के रूप में वहाँ की सेना घुस चुकी थी। तो 1946 में संविधान को मानो या ना मानो ऐसा ऑफर दे दिया अंग्रेज़ों ने सबको। और उसके बाद 3 ही जून को 1947 को माउंटबेटन ने क्या कर दिया, विभाजन की एक योजना कागज़ पे तैयार कर दी। ऐसा विभाजन किया कि पंजाब का आधा हिस्सा इंडिया में और आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, यानी जो सिखों का मुख्य पवित्र धार्मिक स्थल है वो चला गया पाकिस्तान में और बाकी रह गए यहाँ,
जबकि इसका विभाजन ऐसा होना चाहिए था कि एक समुदाय विशेष की सारी व्यवस्था एक ही जगह हो, 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। लेकिन वो लकीर कहाँ खींची गई थी? पेपर पे खींची गई, और पेपर पे खींचने की वजह से ग्राउंड पे क्या स्थिति है वो समझ में नहीं आया, और उसी की वजह से ज़्यादा विवाद हुए आगे चल करके, और वही समस्या आज भी बनी हुई है। तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना दी, और इस प्रकार 1947 का ये एक्ट बनके तैयार हो गया, और उसी के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के 2 देश अलग तैयार हो गए। दोनों के अलग अलग संविधान और अलग अलग संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के डोमिनियन, भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो माउंटबेटन थे वही यहाँ के रह गए, डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी, ये आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब इस संविधान सभा में, संविधान निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारे लोग थे, लीडर्स ही थे। उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके शिक्षा में ज़्यादा योगदान के कारण इनका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। ये सब प्रेसिडेंट बने। उसके बाद B.R. अम्बेडकर को बनाया गया क्या? B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, ये क्वेश्चन इससे आया। हाँ, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारी कमेटियां बनी, जो भी बने इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। तो हम अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो ये था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई है और कैसे संविधान डेवलप हुआ है। अब इसके बाद कल से हम आपको संविधान ही पढ़ाएंगे कि प्रथम बैठक कब हुई और कैसे कैसे हुई। मैथ तो चलेगा ही आज के लिए।